आज की कहानी सिकी नाम के एक लड़के की है जो कि अपने फादर के साथ रहता था और उसके फादर की मौत के बाद उसको पता चलता है कि वो एक डीमन ब्लड है, इसलिए अब अपने फादर की मौत का बदला लेने के बारे में सोचता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि एशियन टाइम में ओनी नाम का एक मॉन्स्टर रहता था जो कि ह्यूमंस को मार देता था ओनी से फाइट करने के लिए। उस समय एक स्वॉर्डमैन आता है जिसका नाम मोमोतारो होता है। मोमोतारो उस ओनी से फाइट करके उसको खत्म कर देता है और मोमोतारो ने बहुत ही सारी ओनी को मारकर ह्यूमंस को प्रोटेक्ट किया था। यहाँ तक कि मॉडर्न डे में भी मोमोतारो एजेंसी के लोग ओनी को खत्म करने का काम करते हैं। उसके बाद हम सिकी को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर गन्स को साफ कर रहा होता है और तभी उसको अपने स्कूल फ्रेंड का कॉल आता है और सिकी को बताता है कि तुम्हारी उस लड़ाई की वजह से तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है। लेकिन सिकी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मैं अपने क्लासमेट का चेहरा देखकर बोर हो चुका था। तभी सिकी के फादर उसके रूम में आते हैं और उससे पंच मारते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें स्कूल से एक्सपेल क्यों किया गया था। लेकिन सिकी उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है और शियोशी उसके स्टेप फादर होते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन वो दोबारा से सिकी को पंच मारने के लिए आते हैं, लेकिन सिकी इस बार उनके अटैक से बच जाता है। शियोशी सिकी से कहते हैं कि हम यहाँ पर वाइन शॉप चलाते हैं और तुम्हें भला रूम में इतने सारे गन्स को क्यों रखे हुए हो। सिकी अपने फादर से कहता है कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और हम अपने बहुत ही सारे कस्टमर को भी खो रहे हैं। जो सुनने के बाद शियोशी हंसने लगता है और सिकी से कहता है कि तुम्हें भला इन सब के बारे में क्या समझ होगी, तुम तो खुद स्कूल से एक्सपेल हो गए हो। और सिकी शियोशी से कहता है कि मैं आपकी तरह लूजर नहीं बनने वाला हूँ, वैसे भी हम ब्लड रिलेटेड नहीं है। और ये सुनने के बाद शियोशी नीचे शॉप में चला जाता है। शियोशी को एक ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए जाने लगता है, जो देखकर सिक्की सोचता है कि काश मुझे किसी रिच मैन इंसान ने अडॉप्ट कर लिया होता। उसके बाद सिक्की अपने टारगेट को हिट करने वाला होता है कि तभी उसके घर के नीचे कुछ ब्लास्ट होता है, जो देखने के लिए वो बाहर आता है और तभी उसको एक ब्लैक स्पिरिट पकड़कर नीचे ले लेती है। फिर सिक्की के सामने एक ओल्ड मैन आ जाता है और उसको मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं। वो उस ओल्ड मैन को अपनी कार से उड़ा देते हैं और सिक्की को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। शियोशी सिक्की से कहता है कि अब हमें इस शहर को छोड़कर जाना होगा और यहाँ सिक्की अपने फादर से पूछते हैं कि आप भला किसी को मारकर कैसे रह सकते हो, जिस पर उसका फादर उसको बताता है कि वो इंसान अभी मरा नहीं है। और सिक्की अपने फादर से पूछते हैं क्या आपने कोई बड़ा सा लोन लिया है। फिर शियोशी सिक्की से कहता है कि तुम असल में एक ओनी ब्लड से रिलेट करती हो और जो इंसान तुम्हें अभी मारने के लिए आया था वो असल में मोमोतारो फैमिली से बिलोंग करता है और वो यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया था। ये सुनने के बाद सिक्की बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने फादर से कहता है कि वो तो सिर्फ एक कहानी थी, जिस पर उसके फादर बताते हैं कि वो सब रियल है। और तभी उन पर अटैक होता है लेकिन वो अटैक से बच जाते हैं। तभी वो ब्लैक स्पिरिट पूरे कार को कवर करने लगता है और शियोशी सिक्की के साथ उस कार से बाहर आ जाता है। वो सिक्की से कहता है कि हमें जल्दी से कहीं जाकर छुपना होगा और तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है और शियोशी देखता है कि सिक्की वहाँ पर नहीं है। तभी उस ब्लैक स्पिरिट को देख लेता है जो कि एक वेयर हाउस में चली जाती है और शियोशी समझ जाता है कि उसका बेटा उस वेयर हाउस में जहाँ पर वो ओल्ड मैन सिक्की को पकड़ कर रखा होता है। और सिक्की को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उस कार से टकराने के बाद भी ये आदमी जिंदा है। फिर वो ओल्ड मैन अपना नाम शामिडेर बताता है और सिक्की से कहता है कि मैं तुम जैसे ओनी को मारने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम सब ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो और तुम सबको खत्म करने के लिए मोमोतारो एजेंसी को बनाया गया था। तभी वहाँ पर शियोशी आ जाता है और वो बताता है कि ओनी और मोमोतारो क्लेन के बीच में 1000 सालों से लड़ाई चलती आ रही है। शामिडेर शियोशी को देखने के बाद उससे कहता है कि तुम भला एक ओनी को अपने साथ क्यों रखते हो, तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें भी मौत की सजा दी जाएगी। और इतना कहने के बाद वो अपने ब्लैक मिस्ट का यूज करके सोड बना लेता है। इधर शियोशी भी अपने सीम पावर का यूज करके एक बड़ी सी सोड बना लेता है और जैसे ही शामिडेर उस पर अटैक करने के लिए आता है शियोशी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और शियोशी शामिडेर से कहता है कि तुम शायद से भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा सीनियर हुआ करता था। जो सुनकर सिक्की भी बहुत ही हैरान हो जाता है कि उसके फादर मोमोतारो एजेंसी में काम करते थे। और शामिडेर शियोशी से कहता है कि आप इस बच्चे के लिए एजेंसी से रिजाइन किए थे। उसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। शामिडेर शियोशी से कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हो जो कि आगे चलकर ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाला है। लेकिन शियोशी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधा शामिडेर पर अटैक करता रहता है। पर शामिडेर उसके अटैक से बच जाता है और वो शियोशी से कहता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। उसके बाद वो शियोशी पर अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है और शियोशी की बॉडी से खून निकल रहा होता है, जो देखने के बाद सिक्की को गुस्सा आ जाता है और शामिडेर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है।
लेकिन सायोशी उसको पकड़ लेता है और सेमिडर उससे पूछता है कि तुम भला एक मॉन्स्टर के लिए अपनी जान क्यों देना चाहते हो, जिस पर सायोशी उससे कहता है कि उसने अभी तक किसी को भी नहीं मारा है और वैसे भी एक फादर अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनने के बाद सेमिडर सायोशी को मारने के लिए जा रहा होता है और ये सब देखकर सिक्की को बहुत ही गुस्सा आता है। सिक्की अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और मॉन्स्टर में बदल जाता है। इधर सेमिडर सिक्की की तरफ देखता है लेकिन उसको सिक्की वहाँ पर दिखाई नहीं देता और तभी सिक्की सेमिडर के पास आकर उस पर अटैक करता है, लेकिन सेमिडर बहुत ही फास्ट होता है इसलिए उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है और सिक्की को देखने के बाद उससे कहता है कि तुम आखिर अपने असली रूप में आ ही गए। और उसके बाद सिक्की सीधा सेमिडर पर अटैक करना शुरू कर देता है। सेमिडर भी उसके अटैक से बच रहा होता है और वो सिक्की का हाथ काट देता है, लेकिन सिक्की अपने हाथ को हील कर लेता है। फिर सिक्की अपनी पावर से बहुत ही सारे गन्स बनाता है और उसको देखकर सेमिडर भी बहुत ही हैरान हो जाता है। सिक्की सेमिडर पर अटैक करना शुरू कर देता है और सेमिडर उसको ब्लॉक किए जा रहा होता है। फिर सिक्की उस पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे कि वेयर हाउस में ब्लास्ट होता है, लेकिन सेमिडर उस अटैक से भी बच जाता है। इधर सिक्की अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है इसलिए वो वापस से अपनी असली रूप में आ जाता है। सिक्की अपने हाथों में खून को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। फिर सेमिडर उससे कहता है कि तुमने पहली बार अपनी पावर्स को अवेकन किया है, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं याद, इसलिए तुम ह्यूमंस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। और इतना कहने के बाद वो सिक्की को मारने के लिए अपनी सोर्ड से अटैक करता है, पर सायोशी बीच में आ जाता है जिससे कि वो अटैक सायोशी को लगता है। और ये देखने के बाद सेमिडर सायोशी से कहता है कि तुमने अभी देखा इससे बचाने के लिए क्या किया, लेकिन उसके बाद भी तुम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। और सायोशी को याद आता है कि बचपन में सिक्की बहुत ही प्यारा बच्चा हुआ करता था। दूसरी तरफ लोग उस वेयर हाउस में तबाही को देखकर फायर टीम को कॉल कर देते हैं और इधर सेमिडर सायोशी से कहता है कि मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, लेकिन अगली बार मैं इस बच्चे को खत्म करके रहूंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर सायोशी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है, जो देखकर सिक्की बहुत ही परेशान हो रहा होता है। वो अपने फादर से कहता है कि मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, पर सायोशी मना कर रहा होता है। वो सिक्की से कहता है कि मेरा टाइम आ चुका है। फिर वो सिक्की को बताते हैं कि तुम्हें अपनी पावर्स का सही से यूज करना होगा, जिससे कि तुम मोमोटारो एजेंसी को हरा पाओगे और अपनी लाइफ अच्छे से जी सकोगे। इतना कहने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये देखने के बाद सिक्की रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और जैसे सिक्की उसको देखने वाला होता है तभी वो सिक्की को मारकर बेहोश कर देता है और उसके बाद उस सिक्की को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हम सिक्की के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर सिक्की खेल रहा होता है और तभी वहाँ पर सिक्की के फादर आ जाते हैं और सिक्की को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और तभी सिक्की को याद आता है कि उसके फादर मारे जा चुके हैं। जब उसको होश आता है तो वो खुद को एक रूम में देखता है जहाँ पर उसको बांध कर रखा गया होता है और सिक्की अपने पीछे उस आदमी को देखता है जिसने कि उसको यहाँ पर लाया था। और वो सिक्की से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया है ताकि मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से बता सकूं। वो अपना नाम नाइटो बताता है और सिक्की से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक डीमन हूँ और मैं तुम्हें 2 रीजन की वजह से यहाँ पर लेकर आया हूँ। पहला, मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूँ और दूसरा, तुम्हें बचाना। फिर वो एक बोर्ड लेकर आता है। सिक्की नाइटो की तरफ देखने लगता है और नाइटो सिक्की को अपना रोलर सख्ते के बारे में बताता है और कहता है कि इससे मेरी स्पीड बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। फिर वो सिक्की को मोमोटारो एजेंसी के बारे में बताता है और कहता है कि मोमोटारो एजेंसी असल में डीमंस को मारने का काम करती है। उसको रोकने के लिए डीमंस एजेंसी को बनाया गया है और नाइटो उन सभी डीमंस को ढूंढने का काम करता है जो कि अभी अवेकन हुए हैं और नाइटो उन्हें चेक करता है कि क्या वो डीमन एजेंसी को ज्वाइन करने के लायक हैं या फिर नहीं। फिर वो सिक्की के मुंह से मास्क हटा देता है और सिक्की उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे अपने फादर के बारे में पूछता है, जो सुनकर नाइटो सिक्की से कहता है कि तुम्हें मेरा इम्पोर्टेंट टाइम बस इस बेकार के सवाल में वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर नाइटो सिक्की से कहता है कि मैं तुम्हारा एक पॉइंट काट रहा हूँ और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे फादर को हमने एक सेफ जगह पर स्टोर करके रखा है। सिक्की उससे कहता है कि तुम मुझे जल्दी से आजाद करो, मुझे उस ओल्ड मैन से बदला लेना है जिसने कि मेरे फादर पर अटैक किया था। उसकी बातें सुनने के बाद नाइटो उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, इसलिए तुम्हारा एक और पॉइंट काटा जाता है और तुम्हें शायद से ये नहीं पता है कि लेकिन इस समय हम तुम्हें चेक कर रहे हैं। और उसकी बातें सुनने के बाद सिक्की बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। जो देखकर नाइटो उससे कहता है, तुम आखिर इतनी बुरी शक्ल क्यों बना रहे हो। और उसके बाद वो अपनी टाई को ओपन करता है। वो सिक्की के पीछे जाता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारा असली टेस्ट शुरू होने वाला है। उसके बाद वो अपनी टाई से सिक्की की गर्दन को पकड़कर उसको उठा देता है, जिससे कि सिक्की सांस नहीं ले पा रहा होता है। और नाइटो उससे कहता है कि तुम अपने दिमाग का यूज करके इससे बचो, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो
तुम खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। और सिक्की अपने ब्लड का यूज नाइटो पर अटैक करता है, जिससे कि नाइटो बच जाता है और सिक्की अपने डीमन फॉर्म में आ चुका होता है और नाइटो पर अपनी गन से अटैक करता है। और नाइटो उस अटैक को अपनी पावर से ही रोक लेता है और सिक्की से कहता है कि तुम अपनी पावर को अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे 100 पॉइंट्स को काटने वाला हूँ। और सिक्की सीधा नाइटो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो वापिस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अपने हाथों में वापिस से खून देखकर सिक्की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और नाइटो उससे कहता है कि तुम्हें शायद से कुछ भी याद नहीं होगा। फिर वो देखते है कि रूम पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती है और नाइटो उसको बताता है कि डीमन ब्लड असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अगर तुम इसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो तुम मारे जा सकते हो। इधर सिक्की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। नाइटो उससे कहता है, लेकिन उसको एक बात अच्छे से पता चल चुकी थी कि नाइटो बहुत ही पावरफुल है। फिर वो नाइटो के हाथ में उस ब्लड को देखता है और नाइटो उसको बताता है कि ये मेरा डीमन ब्लड है, जिससे कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और नाइटो सिक्की से कहता है कि मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद सिक्की उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मुझे अपने फादर का रिवेंज लेना है। पर नाइटो साफ मना कर देता है और सिक्की कहता है कि तुम असल में बेवकूफ हो, ना ही तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना आता है, इसलिए तुम एक तरह से यूजलेस हो। और उसकी बातें सुनने के बाद सिक्की को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और नाइटो अपने रिंग से अपना थंब काट लेता है और डीमन का यूज करके सिक्की पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जो देखकर सिक्की वहां से भागने लगता है, लेकिन वो भागता नहीं और अपने हाथ को जमीन पर मारकर सीधा नाइटो के ऊपर जंप करता है। फिर सिक्की अपने ब्लड का यूज करके एक गन बनाता है और नाइटो पर अटैक करता है, लेकिन नाइटो उसकी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। फिर नाइटो सिक्की की तरफ देखता है और उसको लग रहा होता है कि अब सिक्की वापिस से मोस्टर में बदलने वाला है, इसलिए वो उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन सिक्की अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। ये देखकर नाइटो भी बहुत ही हैरान हो जाता है और सिक्की से पूछता है कि तुम्हें भला अपने आप को कंट्रोल कैसे किया, जिस पर सिक्की उससे कहता है कि अगर तुम मुझे अपना स्टूडेंट बनाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जो सुनकर नाइटो उससे कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा और सिक्की उसको बताता है कि तुमने ही मुझे डीमन ब्लड के बारे में बताया था। मैं जब तुम्हें डीमन ब्लड का यूज करते हुए देखा तब मैंने भी अपने ब्लड का यूज किया और अपने हाथ को गन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा था। हम दोनों के पास ही डीमन ब्लड है, इसलिए मैं तुम्हें कॉपी किया। और उसकी बातें सुनने के बाद नाइटो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि गुस्से वाले लोग डीमन ब्लड को आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि डीमन ब्लड का यूज करने के लिए आपका माइंड बहुत ही शांत होना चाहिए। और सिक्की ने जल्दी से ये सब सीख भी लिया। नाइटो सिक्की से बहुत ही इम्प्रेस्ड हो चुका होता है, लेकिन वो सिक्की को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए मना कर देता है। उसके बाद वो सिक्की पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो सिक्की पर अटैक नहीं करता। वो सिक्की से कहता है कि मेरा मूड चेंज हो चुका है और वो सिक्की को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए मान जाता है। नाइटो सिक्की से कहता है कि अगर तुम मेरे टेस्ट में फेल हो गए तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा। उसके बाद वो सिक्की को बताता है कि इस समय हम एक आइलैंड पर हैं, जहाँ पहले मोमोतारो एजेंसी के लोग रह थे, लेकिन अब ये जगह डीमन की हो चुकी है और तुम यहाँ पर वैसे डीमन में पढ़ने वाले हो, जहाँ पर बाकी ओनी भी पढ़ते हैं। सिक्की ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो इस समय एक आइलैंड पर है। नाइटो उसको बताता है कि रोसेस्टो एकेडमी में हम स्टूडेंट को ओनी और मोमोतारो एजेंसी के लोगों के बारे में बताते हैं। हम उन्हें पहले डीमन कंट्रोल करने और उनका यूज कैसे करना है सब कुछ उन्हें सिखाते हैं। इस समय तुम एकेडमी के अंदर सबसे वीक स्टूडेंट होने वाले हो और अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम्हें एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। फिर सिक्की इन सब के बारे में नहीं सोच रहा होता है, वो तो बस अपने डैड की रिवेंज के बारे में सोचे ही जा रहा होता है। और तभी नाइटो उसको मारता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। फिर सिक्की एकेडमी की यूनिफॉर्म पहन लेता है और वो नाइटो से अपने डैड के बारे में पूछता है, जिस पर नाइटो उससे कहता है कि हमने तुम्हारे डैड की बॉडी को मोर्ग के अंदर स्टोर करके रख दिया, तुम बाद में उनका फ्यूनरल कर सकते हो। और ये सब सुनने के बाद सिक्की थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर नाइटो उससे कहता है कि तुम्हें अपने पावर पर ध्यान देना चाहिए, तभी तुम स्ट्रॉन्ग बनने के बाद अपने फादर से बदला ले पाओगे। उसकी बातें सुनने के बाद सिक्की को पता चलता है कि नाइटो असल में अच्छा इंसान है। फिर नाइटो सिक्की से कहता है कि तुम्हें जल्दी से एकेडमी पहुंचना होगा और इतना कहने के बाद वो वहां से भागने लगता है, जो देखकर सिक्की भी बहुत ही हैरान हो जाता है। लेकिन सिक्की टाइम से क्लासरूम तक पहुंच जाता है। वो क्लास में एंट्री करने के बारे में सोच ही जा रहा होता है कि तभी नाइटो उसको अंदर क्लास में फेंक देता है। सिक्की वहाँ सामने बैठे एक स्टूडेंट से टिश्यू मांगता है, लेकिन वो सिक्की को इग्नोर कर देता है। उस स्टूडेंट का नाम जिन होता है और सिक्की उसके पास जाता है। जिन से कहता है कि शायद से तुम वीक हो, इसलिए तुम्हें हॉर्न्स दिखाई नहीं दे रहे। और जिन सिक्की को अपने हॉर्न्स दिखाता है और कहता है कि जो कमजोर होते हैं वो अपने हॉर्न्स को हाइड कर पाते हैं। और ये सुनने के बाद एक और स्टूडेंट ऑफेंड हो जाता है, क्योंकि वो भी अपने हॉर्न्स को हाइड नहीं कर पा रहा होता है। सिक्की और जिन में बहस होने लगती है, लेकिन तभी नाइटो उनके पीछे आ जाता है और सिक्की देखता है कि और जिन के साथ वही वाली सीट पर बैठा है, लेकिन उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। फिर नाइटो उन सभी से कहता है कि आज हम एक स्पेशल गेम
खेलने वाले। उसके बाद वो सभी आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर नाइटो उन सभी से कहता है कि तुम सभी को 1 घंटे के अंदर स्कूल पहुँचना है, जो भी टाइम पर नहीं आएगा उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा और तुम सभी को रोकूंगा। तुम सभी अपनी पावर का यूज कर सकते हो और मैं अपनी पावर का यूज तभी करूंगा जब तुम में से कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद जिन नाइटो से कहता है कि शायद से आप मेरी पावर की वजह से मारे भी जा सकते हो, जिस पर नाइटो कहता है कि अगर तुम में से कोई भी मुझे मारता है तो वो सीधा इस एकेडमी में ग्रेजुएट हो जाएगा, फिर वो कोई भी टीम और स्क्वाड में जा सकता है और मोमोटारो एजेंसी के लोगों से भी फाइट कर सकता है। नाइटो उन्हें बताता है कि एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स के लिए रियल लाइफ चैलेंज क्रिएट करती है और मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। और ये सुनने के बाद सिक्की कहता है कि वो इस टेस्ट में अपनी पूरी कोशिश करेगा और टेस्ट को भी पास करेगा। उसके बाद नाइटो अपने पास से 2 बॉल निकालता है और उसको जंगल में फेंक देता है और सभी से कहता है कि तुम्हें उस बॉल को ढूंढना होगा, अगर कोई उस बॉल को नहीं ढूंढ पाए तो उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। फिर एक स्टूडेंट पूछता है कि आपने तो सिर्फ 2 बॉल ही फेंका है और नाइटो उन्हें बताता है कि तुम्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट टीम में सिक्की, जिन और ओरिमी होंगे और दूसरी टीम में मैं, इकारी और जीको, तीसरी टीम में रोको और काइना। नाइटो उन सभी से कहता है कि तुम्हें 15 मिनट के बाद इस एरिया में जाना होगा। तभी सिक्की नाइटो से कहता है कि मैं जिन के साथ टीम में नहीं रहने वाला हूँ और नाइटो उससे कहता है कि फिर तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। जो सुनने के बाद सिक्की चुप हो जाता है और होमरे स्किल के पास आती है और उसको अपना नाम बताती है। सिक्की होमरे को देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है और वैसे भी सिक्की ने पहले किसी लड़की से बात नहीं करी थी। सिक्की होमरे से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर होमरे जिन के पास जाती है और उसको अपना नाम बताती है, लेकिन जिन उसको इग्नोर कर देता है। जो देखकर होमरे रोने लगती है और जिन से माफी मांगने लगती है कि उसको इस तरह से रोता देखकर सिक्की बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो जिन से कहता है कि तुम्हें सब गर्ल्स के साथ इस तरह से रूड नहीं होना चाहिए, पर जिन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्की होमरे के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है। जिन और सिक्की दोनों तेजी से उस जंगल में जाते हैं और होमरे उनके पीछे जाने लगती है। इधर जिन नाइटो की बात को याद कर रहा होता है और वो सोचता है कि अगर मैंने नाइटो को हरा दिया तो मैं मोमोटारो एजेंसी के लोगों से लड़ पाऊंगा, मुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा चांस मिला है। और तभी सिक्की उस पर अटैक कर देता है, पर जिन उससे बच जाता है और सिक्की से पूछता है कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर सिक्की उसको बताता है कि मैं यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बैटल करना चाहता हूँ। जिन भी लड़ाई के लिए मान जाता है और उसको अपना फेस दिखाता है। तब सिक्की देखते है कि जिन के फेस पर कट लगे हुए हैं। फिर वो समझ जाता है कि जिन मास्क क्यों पहने रखता है और फिर जिन अपने ग्लव्स को निकालता है, जिससे कि उसके हाथों पर लगे चोट के निशान दिखाई देने लगते हैं। जो देखकर सिक्की उससे कहता है कि कमजोर हमेशा अपनी चोट दिखाते हैं और जिन उससे कहता है कि तुम सभी इस कमजोर से हमेशा हारने वाले हो। उसके बाद जिन अपनी ब्लड टेक्निक का यूज करके एक चैनसो ब्लेड बना लेता है, जो देखकर सिक्की बहुत ही हैरान हो जाता है और वो सोचते हैं कि इसने इतनी आसानी से अपने ब्लड को कैसे कंट्रोल कर लिया। फिर जिन उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहते हैं कि शायद से तुम अपने ब्लड का यूज नहीं कर पाते हो। ये सुनकर सिक्की बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने डीमन ब्लड का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डीमन ब्लड काम ही नहीं करता। जो देखकर सिक्की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो सोचता है कि शायद से मुझे और ज्यादा फोकस करना होगा। फिर सिक्की उस स्टिक से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और जिन अपने एक अटैक से ही स्ट्राइक में हरा देता है उसको, मतलब कि काट देता है। दूसरी तरफ होमरे भी उन दोनों को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो आवाज सुनने के बाद डर जाती है और वहाँ पर रोने लगती है। तभी उसको सिक्की की बात याद आती है कि वो दोनों साथ में मिलकर इस टेस्ट को पास करने वाले हैं, इसलिए होमरे आगे जाने लगती है और उसको अपने पीछे खड़ी बॉल भी दिखाई देती है। बाकी के स्टूडेंट्स भी जिन और सिक्की की फाइट को देख लेते हैं और उसमें इन्वॉल्व होने के बारे में सोच रहे होते हैं, पर उसका साथ ही मना कर देता है और इधर जिन सिक्की से कहता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। सिक्की जिन पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जिन उसको आसानी से डोज कर लेता है और सिक्की को पंच मारता है। सिक्की ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। जिन अपनी पावर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा होता है और समझ जाता है कि जिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर वो जिन पर अटैक करता है, जिससे कि जिन आसानी से ब्लॉक कर लेता है, सिक्की को पंच मारता है। सिक्की नीचे गिर जाता है और उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और इधर जिन वहाँ से जाने लगता है। वो सिक्की से कहता है कि तुमसे लड़ने में कोई मजा नहीं है, और तभी सिक्की दोबारा से खड़ा हो जाता है और जिन से कहता है कि अभी फाइट खत्म नहीं हुई है। और ये देखने के बाद जिन सीधा अपने डीमन ब्लड का यूज करके सिक्की पर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर होमरे आ जाती है और वो अटैक होमरे को लगने वाला होता है, पर सिक्की उसको सही टाइम पर बचा लेता है। सिक्की जिन से कहता है कि तुम्हें देखकर अटैक करना चाहिए, जिस पर जिन उससे कहता है कि अगर वो इस अटैक से बच जाती है तो उसमें उसकी गलती होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वीक है। और ये सुनने के बाद सिक्की बहुत ही गुस्सा हो जाता है। इधर होमरे सिक्की से माफी मांग रही होती है और सिक्की उससे कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, पर होमरे अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही
होती है और उसकी ब्लड की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जो देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर सीधा उन पर अटैक करता है। सिक्की उस अटैक से बच जाता है और जिन सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके चांसों से मॉन्स्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर वो मॉन्स्टर उन सभी पर अपने ब्लड से अटैक करने लगती है और जिन पेड़ के नीचे चला जाता है। इधर सिक्की उस अटैक के सामने आ जाता है और ये देखने के बाद होमरे उस मॉन्स्टर को रुकने के लिए कह रही होती है और उसकी बात को नहीं सुनता और इधर सिक्की होमरे से कहता है कि तुम उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करो, लेकिन होमरे उसकी बात को नहीं मानती और वो बताती कि मैं कुछ भी नहीं कर सकूं और इतना कहने के बाद वो बेहोश हो जाती है। सिक्की उस अटैक के बाद बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और होमरे उसको वहाँ से भागने के लिए कहती है, पर सिक्की उसकी बात को नहीं मानता और उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं अब किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखने वाला हूँ। और इधर वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से रोर करता है और उसकी आवाज सुनने के बाद सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। नाइटो भी दूर से सब कुछ देख रहा होता है और वो सोचता है कि अगर इसी तरह से हालात खराब होते रहे तो मुझे वहाँ से जाना होगा। इधर सिक्की अपने डीमन ब्लड का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने ब्लड का यूज नहीं कर पा रहा होता है, जो देखकर नाइटो कहता है कि उस समय सिक्की का लक बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा है। सिक्की अपनी लाइफ में कोई भी फाइट नहीं हारा था और इस समय उसको बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा था और वो खुद को बहुत ही उदास और यूजलेस समझ रहा था। सिक्की को रोते हुए देखकर जिन वहाँ पर आता है और वो सिक्की से कहता है कि अगर तुम्हें इसी तरह से रोना है तो तुम अपने घर चले जाओ, वैसे भी तुम जैसे यूजलेस के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। और सिक्की ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। इधर जिन अपने दोनों हाथों में अलग अलग वेपन्स बना लेता है और उसको ऐसा करता देख सिक्की बहुत ही हैरान हो जाता है। नाइटो भी सिक्की की इस टेक्निक को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और कहते हैं कि जिन ने दोनों हाथों में अलग अलग वेपन बनाए हैं। ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि तुम्हें अपनी माइंड में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है। जिन को ये सब सीखने में बहुत ही टाइम लगा होगा और जिन सीधा जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसका हाथ काट देता है, पर उस मॉन्स्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इधर सिक्की सोचता है कि जिन ने वो दोनों ब्लेड्स इस मॉन्स्टर को काटने के लिए बनाए हैं। दूसरी तरफ होमरे अपने पर्सनल फीलिंग का यूज करके इस मॉन्स्टर को क्रिएट की है। फिर सिक्की को याद आता है कि उसने पहले भी अपने ब्लड का यूज करके गन को बनाया था, इसलिए वो दोबारा से गन बनाने के बारे में सोचने लगा और इस बार अपनी पावर का यूज करके गन बना लेता है। इधर जिन उस मॉन्स्टर से फाइट करते टाइम बहुत ही थक चुका होता है और ये देखने पर नाइटो भी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आ जाता है। तभी सिक्की अपनी गन का यूज करके मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसके एक ही अटैक से मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। सिक्की की पावर को देखने के बाद जिन और नाइटो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि सिक्की इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। सिक्की के अटैक के बाद वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से टूट जाती है और उसका ब्लड हर जगह फैलने लगता है। जिन देखते हैं कि सिक्की के अटैक की वजह से वहाँ का पूरा वेदर ही चेंज हो चुका है। फिर सिक्की होमरे को चेक करने के लिए उसके पास जा रहा होता है, लेकिन वो भी नीचे गिर जाता है। नाइटो वहाँ पर आता है और वो सिक्की को बताता है कि तुमने बहुत ही सारा ब्लड यूज किया है, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी अब पूरी तरीके से थक चुकी है। अगर तुम और ज्यादा ब्लड का यूज करोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और ये सुनने के बाद सिक्की दोबारा से खड़ा हो जाता है। वो नाइटो से कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन वो वापिस से गिर जाता है और नाइटो उससे कहता है कि तुम सच में बेवकूफ हो। लेकिन नाइटो सिक्की की पावर से बहुत ही इम्प्रेस था क्योंकि उसने पहली बार कुछ ऐसा देखा था। सिक्की नाइटो से होमरे के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है और नाइटो सिक्की से कहता है कि तुम अभी भी दूसरों के बारे में ही सोच रहे हो, जबकि तुम्हारी हालत खुद बहुत ही खराब हो चुकी है। और तभी जिन पीछे से नाइटो पर अटैक करता है, जिससे कि नाइटो आराम से ब्लॉक कर देता है। उसके बाद नाइटो जिन से पूछते कि अगर तुम्हारे अटैक की वजह से होमरे को कुछ हो जाता है तो इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। जिन उससे कहता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं कमजोरों के बारे में नहीं सोचता हूँ। और उसकी बातें सुनने के बाद नाइटो जिन से कहता है कि मुझे तुम जैसे सेल्फिश लोग पसंद नहीं है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। और जिन नाइटो से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो क्या मैं एकेडमी में ग्रेजुएट हो सकता हूँ, जिस पर नाइटो हाँ कहता है और उससे कहता है कि मैं अपने डीमन ब्लड का यूज नहीं करने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझ पर जैसे चाहो वैसे अटैक कर सकते हो। और ये सुनने के बाद जिन सीधा नाइटो पर अटैक कर देता है, लेकिन नाइटो अपने अम्ब्रेला का यूज करके सभी अटैक को रोक लेता है। और जैसे ही जिन उसके पास आता है तभी नाइटो स्मोक गन का यूज करता है और जिन सोचता है कि जब नाइटो उसके पास अटैक करने के लिए आएगा तब वो उस पर अटैक करेगा, पर नाइटो जिन पर रबर बुलेट से अटैक करता है, जो देखने के बाद जिन पेड़ के पीछे छिप जाता है। नाइटो बताता है कि इन रबर बुलेट से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, लेकिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द फील होगा। जिन भी नाइटो का प्लान समझ जाता है कि वो मुझे अपने पास नहीं आने देना चाहता है और उसके बाद जिन अपने ब्लड का यूज करके एक दूसरा वेपन बनाता है। वो नाइटो के अटैक से बचते हुए सीधा जाकर उस पर अटैक करता है और नाइटो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। जिन लॉन्ग रेंज वेपन भी बना सकता है। जैसे ही जिन नाइटो के पास जाता है तभी नाइटो उस पर एक स्मोक बम फेंकता है, जिससे कि जिन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिन सोच रहा होता है कि नाइटो
नाइटो सामने से उस पर अटैक करेगा, लेकिन नाइटो पीछे से जिन को एक पंच मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और बाद में नाइटो अपने अम्ब्रेला से उसको पकड़ लेता है। नाइटो जिन से कहता है कि तुमने अपना बहुत ही सारा ब्लड आर्ट का यूज कर लिया है जिस वजह से तुम थक चुके हो, तुम्हारे अंदर खड़े होने की भी पावर नहीं बची। और जिन उठने की कोशिश करता है पर वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और तभी नाइटो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने फादर से रिवेंज लेना चाहते हो। जो सुनकर जिन उससे कहता है कि तुम्हें इस बारे में कब से पता चला, और नाइटो बताता है कि मैंने तुम्हारी फाइल्स पढ़ी है, तुम्हारे फादर असल में एक मोमोटारो एजेंसी से बिलोंग करते थे। और ये सुनने के बाद सिक्की सोचता है कि इसके फादर भी से मेरे फादर की तरह ही मोमोटारो एजेंसी से थे। जिन बताता है कि मेरे फादर ने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया और यहाँ तक कि मेरी जो ये हालत है इन सब की जिम्मेदार भी वही है। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे कि मेरी बॉडी पर इतने सारे कट्स और स्कार हैं। मैं अपने फादर से अपने फैमिली की मौत का बदला लेना चाहता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया हूँ जिससे कि मैं मोमोटारो एजेंसी के लोगों से लड़ सकूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इतना कहने के बाद वो वापस से खड़ा हो जाता है और नाइटो पर अटैक करने के लिए आता है, पर नाइटो उसको एक ही अटैक में हरा देता है और उससे कहता है कि तुम अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हो, इसलिए तुम्हारा ये रिवेंज एक तरह से मीनिंगलेस है। और ये सुनने के बाद जिन हार जाता है। फिर नाइटो एकेडमी में फोन कर देता है और होमरे को वापस से एकेडमी जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और इधर नाइटो ने जिन को भी बांध दिया होता है। फिर वो सिक्की को बॉल दिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला या तो तुम मुझसे फाइट करो या बॉल ले लो, या फिर तुम जंगल में जाकर दूसरी बॉल को ढूंढ लो और इसके लिए तुम्हें 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो सुनने के बाद सिक्की सीधा जंगल की ओर भागता है, लेकिन वो जिन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मेरी मदद करो, इससे हम दोनों को फायदा होगा। जिन उसको साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम जैसे बेवकूफ के साथ काम करने से मेरा प्राइड चला जाएगा। फिर सिक्की उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना प्राइड अपने गोल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिक्की जिन से कहता है कि मुझे भी तुम पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और सिक्की उसको बताता है कि मेरे फादर भी एक मोमोटारो हैं। जो सुनने के बाद जिन बहुत ही हैरान हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि नाइटो सिक्की को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको सिक्की भागते हुए दिखाई देता है और वो सिक्की के सामने आता है और उससे कहता है कि अगर तुम बिना बोल के एकेडमी जा रहे हो तो तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। और तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और वो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जिन सिक्की की मदद करने के लिए मान जाता है। वो दोनों मिलकर नाइटो को पकड़ लेते हैं और नाइटो के हाथ से बॉल नीचे गिर जाती है। नाइटो सोच रहा होता है कि अगर इसमें से कोई भी बॉल को लेकर जाने की कोशिश करेगा तो उसको एकेडमी में पहुंचने में 3 मिनट का टाइम लगेगा और दूसरा उस बॉल को लेने की कोशिश करेगा। तभी मैं इनसे बॉल ले लूंगा। और सिक्की जिन को बॉल लेकर जाने के लिए कहता है और जिन बॉल को उठाने के बाद वहाँ से भागने लगता है। इधर सिक्की बहुत ही खुश हो रहा होता है और वो नाइटो से कहता है कि आखिरकार हमने तुमसे बॉल ले ही लिया। फिर नाइटो सिक्की से कहता है कि इस समय बॉल जिन के पास है और वो अगर बॉल लेकर एकेडमी पहुंच जाते हैं तो इस टेस्ट में पास हो जाएंगे और तुम फेल हो जाओगे। ये सुनने के बाद सिक्की बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं इस बारे में तो भूल ही चुका था। इधर जिन उस बॉल को लेकर भाग रहा होता है और वो सोचे जा रहा होता है कि आखिर सिक्की ने उसकी मदद क्यों की। फिर वो दोबारा से सिक्की की ओर भागने लगता है और कहता है कि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। इधर सिक्की ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर एक छोटा सा मोस्टर आता है। नाइटो बताता है कि इसका नाम मोको है और हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। फिर मोको नाइटो को बताता है कि क्योटो वाले डीमन ब्रांच पर मोमोटारो एजेंसी के लोग ने अटैक कर दिया है, इसलिए हमें यहाँ पर बैकअप के लिए जाना होगा। और नाइटो उन्हें बताता है कि हम डीमंस के भी अलग अलग ब्रांच होते हैं, लेकिन इस समय शायद से क्योटो ब्रांच प्रॉब्लम में है, इसलिए हमें उसकी मदद के लिए जाना होगा। नाइटो आज के टेस्ट को कैंसिल कर देता है और सभी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें बाकी स्टूडेंट्स भी मिलते हैं। नाइटो उन सभी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसके बाद वो सभी एक शिप में होते हैं जहाँ पर सिक्की अपने हॉर्न्स को गायब करने की कोशिश करता है और वो अपने हॉर्न्स को गायब कर लेता है। वो इकारी को दिखाता है और कहता है कि मैंने अपने हॉर्न्स को गायब कर लिया है। जो सुनकर इकारी उससे कहता है कि इसमें कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है, ये हम सब भी कर सकते हैं। और उसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है। इधर दूसरा स्टूडेंट्स नाइटो से पूछते हैं कि हम मोमोटारो एजेंसी के लोग से लड़ने के लिए जा रहे हैं। नाइटो बताता है कि हम सिर्फ सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, इसलिए हमें उन दोनों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर सिक्की कहता है कि हम वहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं जा रहे हैं और इकारी बताता है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर जिजू बताता है कि सपोर्ट भी असल में एक तरह से मिशन का पार्ट होता है।
उसके बाद नाइटो एक्सप्लेन करता है कि डीमन एजेंसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला बैटल यूनिट को जो कि मोमोतारो एजेंसी से फाइट करती है और दूसरा सपोर्ट यूनिट को जो कि ह्यूमंस के बीच में रहने वाले डीमंस को ढूंढकर उन्हें प्रोटेक्ट करती है। सिक्की नाइटो से पूछते क्या वहाँ पर मुझे सेमीडर भी मिल सकता है और नाइटो बताता है कि सेमीडर असल में मोमोतारो एजेंसी के दूसरे ब्रांच में। जिस तरीके से बहुत ही सारे डीमन के ब्रांच है उसी तरह से मोमोतारो एजेंसी के भी बहुत ही सारे ब्रांचेस हैं। जीजू नाइटो से पूछते क्या क्योटो में रहने वाले मोमोतारो स्ट्रॉन्ग होते हैं और नाइटो बताता है कि वो सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद सिक्की और बाकी सभी एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर एक लेडी उन्हें बेसमेंट का रास्ता बताती है। उसको देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और दूसरी तरफ हम मोमोतारो एजेंसी के कैप्टन सुबाकी को देखते हैं जो वॉइस कैप्टन युगिमी से कहता है कि हमें फीमेल डीमन को ढूंढना है क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंट करना उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और फीमेल डीमन का पेन टॉलरेंस भी बहुत ही ज्यादा होता है। युमिगी सुबाकी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही अच्छा लगता है पर तुम बहुत ही अजीब तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हो। इस पर तुमने इस अजीब से चीज को बनाई है और सुबाकी बताता है कि ये सिर्फ डीमन को ही नहीं खाता, ये बहुत ही ज्यादा लॉयल है। और युगिमी उससे कहती है कि हमारा मेन काम डीमन को ढूंढकर उन्हें खत्म करना है, इसलिए तुम अपने बेकार से रिसर्च पर ध्यान देना बंद कर दो। और सुबाकी उसको बताता है कि ओनी ब्लड असल में बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, उसका यूज करके हम मेडिसिन बना सकते हैं और उसका यूज वेपन बनाने के लिए भी किया जा सकता है जिससे कि हम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा रिच बन जाएंगे। और उसकी बातें सुनने के बाद युगिमी उससे कहती है कि अभी हमें सभी डीमंस को खत्म करना चाहिए। फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ पर एक ओनी चाइल्ड छुपा होता है और उन सभी के जाने के बाद वो राहत महसूस करता है। लेकिन तभी सुबाकी उसके पास आ जाता है और वो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सुबाकी उस बच्चे से कहता है कि मैं रिसर्च के लिए किसी को ढूंढ रहा था और तुम मुझे सही टाइम पर मिल गए। युमिगी उस बच्चे को देखने के बाद कहती है कि हमें इसको जल्दी से खत्म कर देना चाहिए और जैसे ही उस पर अटैक करती है तो उसका ब्लड सुबाकी के यूनिफॉर्म पर लग जाता है जो देखकर युमिगी समझ जाती है कि अब सुबाकी बहुत ही गुस्सा हो गया। सुबाकी को भले ही ओनी ब्लड पसंद नहीं है लेकिन अपने यूनिफॉर्म पर वो ब्लड पड़ता देख बहुत ही पागल हो जाता है। फिर सुबाकी उस बच्चे को लात मारना शुरू कर देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी इन डीमंस में से कोई है। और वो बच्चा डर की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है और सुबाकी अपनी पावर का यूज करके सभी डेड बॉडीज को उसके सामने ले आता है। वो उस बच्चे से पूछते क्या इनमें तुम्हारे पेरेंट्स भी है, पर वो बच्चा कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है जो देखने के बाद सुबाकी उसको मारने के बारे में सोचता है और अपने ब्लैक मिस्ट का यूज करके उन सभी डेड बॉडीज के नीचे उस बच्चे को दबा देता है। युमिगी सुबाकी की पावर को देखने के बाद कहती है कि मोमोतारो एजेंसी के अंदर सिर्फ सुबाकी के पास ही इस तरह की पावर है जिसके यूज करके वो डेड बॉडीज को कंट्रोल करके उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। उस बच्चे को मारने के बाद सुबाकी अपने पेट से कहता है कि तुम जाकर उन सभी डेड बॉडीज को खा लो। दूसरी तरफ नाइटो और बाकी सभी एक व्हाइट टनल में आ जाते हैं और उसके बाद वो सीक्रेट बेस पर जाते हैं। नाइटो बताता है कि ये क्योटो का सीक्रेट ओनी एजेंसी है और तभी वहाँ एक रूम से एक डॉक्टर बाहर आता है। वो कहता है कि सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा, लेकिन वो वहाँ से नाइटो को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो क्यूना को देखने के बाद उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर देती है और इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले भी बहुत ही बार रिजेक्ट हो चुका था। नाइटो सभी को रोइका के बारे में बताता है कि यहाँ पर सपोर्ट यूनिट का कमांडर है। फिर कयोया सभी से कहते कि मैं और नाइटो एकेडमी में क्लासमेट थे और उसकी ये बातें सुनने के बाद नाइटो उससे कहता है कि मुझे फ्रंट लाइन पर जाना है और उसकी ये बातें सुनने के बाद नाइटो उससे कहता है कि मुझे फ्रंट लाइन पर जाना है, इसलिए तुम इन सभी स्टूडेंट्स को वो सब करवा सकते हो जो कि तुम्हारा मन करता है। इकारी नाइटो से कहता है कि मैं भी आपके साथ फ्रंट लाइन पर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस अजीब से इंसान के साथ काम नहीं करना है, पर नाइटो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और कयोका से कहती है कि आपको और भी लोगों को चेक करना है। तभी उसकी नजर रोसेस्तो एकेडमी के स्टूडेंट पर पड़ती है और वो कहती है कि ये सभी यहाँ पर सपोर्ट यूनिट में काम करने के लिए आए हैं। उसके बाद कयोया सभी को रूम्स के अंदर लेकर जाती है जहाँ पर बहुत ही सारे डीमंस की हालत खराब हो चुकी थी। उन सब की ये हालत मोमोतारो एजेंसी के लोगों ने की थी और उनमें से कुछ मरने की हालत में भी होते। नर्स एक पेशेंट को देखने के बाद कहती है कि 3 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकता है और कयोयो उस पेशेंट से कहता है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और उसकी ये बातें सुनने के बाद सिक्की उससे कहता है कि आपको फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। फिर कयोयो उन सभी को अपने असली पावर दिखाता है और दूसरी तरफ सुबाकी और युमिगी दोनों अपनी एजेंसी के पास आ चुके थे। उन्होंने डीमन के कैप्टन और वॉइस कैप्टन को खत्म कर दिया है और बाकी सभी डीमंस को खत्म करने वाले होते हैं, पर नाइटो वहाँ पर आ जाता है और अपने ब्लड आर्ट का यूज करके सुबाकी पर
पर अटैक करता है। नाइटो को देखने के बाद बाकी सभी डीमंस भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और सुबह की नाइटो के अटैक से बच गया होता है। वो नाइटो से कहता है कि हम बहुत ही टाइम के बाद मिल रहे हैं और वो नाइटो से कहते हैं कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर नाइटो उससे कुछ भी नहीं कहता और उससे पूछते है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का रीजन क्या है। जिस पर सुबाकी बताता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे डीमंस आते हैं, इसलिए मोमोटारो एजेंसी उस जगह के साथ साथ सभी डीमंस को भी खत्म करना चाहती है, जिससे कि ये डीमन प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और उसकी ये बात सुनने के बाद नाइटो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ये सुनने के बाद सुबाकी कहता है कि अगर तुम कह रहे हो तो शायद से ये सच होगा। फिर वो नाइटो से कहता है कि मुझे क्योटो में थोड़ा सा घूमने जाना चाहिए और वो नाइटो से पूछते हैं क्या तुम मुझे कोई अच्छी सी जगह बता सकते हो। जिस पर नाइटो उससे कहता है कि तुम्हें हेल में जाना चाहिए और वो सुबाकी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ कयोयो अपने हाथ में बहुत ही सारे ब्लड ट्यूब्स लगा लेता है और उस आदमी से कहता है कि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को एक एक करके हील करना होगा। वो उससे पूछते कि मैं पहले तुम्हारे हाथों को हील करूं या फिर पैरों को, और वो आदमी कयोयो से कहता है कि आप पहले मेरे हाथों को हील कर दो, मैं अपने बच्चों से मिलकर उन्हें हक करना चाहता हूँ। और कयोयो उससे कहता है कि इससे आपको बहुत ज्यादा दर्द भी होगा, इसलिए आप रेडी रहना। और इतना कहने के बाद कयोयो अपने हाथ उस ब्लड आदमी के मुंह में डालने लगता है, जिससे कि उसको बहुत ही दर्द होने लगता है। और नर्स सिकी और बाकी सभी से कहती है कि तुम इसको पकड़ के रखो। वो सभी मिलकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और सिकी देखता है कि उस आदमी के हाथ वापस रीजनरेट होने लगते हैं। कुछ देर के बाद उसके दोनों हाथ ठीक हो जाते हैं और उसके चेस्ट पर लगी चोट भी हील हो जाती है। कयोयो उस पेशेंट से कहता है कि आपका पैर भी ठीक होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। सिकी कयोयो से कहता है कि आप इन्हें पूरी तरीके से हील क्यों नहीं कर देते हो। कयोयो बताता है कि एक साथ इतना सारा ब्लड कंज्यूम करने से इस पेशेंट का एंटीबॉडीज निकल जाएगी, इसलिए इसको टाइम टाइम पर डोज दिया जाएगा। और कयोयो पेशेंट से कहता है कि अब आप डिमन आर्मी से रिटायर होकर सपोर्ट यूनिट में काम करेंगे। जो सुनने के बाद वो रोने लगता है। और इधर कयोयो सभी से कहता है कि फ्रंट लाइन के मेंबर इस जगह से फाइट कर पाते हैं क्योंकि हम उनके बैकबोन बने हुए और हमें इस तरह से सभी डीमंस को हील करना होगा। उसकी बातें सुनने के बाद सभी कयोयो से इम्प्रेस हो जाते हैं और सिक्की उससे कहता है कि मैं काम करने के लिए बहुत ही मोटिवेट हो चुका हूँ। जो सुनकर कयोयो सिक्की से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। और वो सिक्की को एक लड़की के पास लेकर आता है। वो सिक्की से कहता है कि इस लड़की का नाम मैं है और उसके पेरेंट्स मोमोटारो अटैक के बाद ही नहीं मिल रहे, जिस वजह से वो बहुत ही डिप्रेस है और मैं चाहता हूँ तुम इसका मूड चीयर अप करो। मुझे लगता है कि तुम ये काम कर लोगे क्योंकि तुम बहुत ही काइंड हो। और सिक्की मे के पास आता है। वो उसको अपना नाम बताता है और मे से पूछता है कि तुम किस स्कूल में पढ़ने जाती हो। जिस पर मे कहती है कि वो स्कूल नहीं जाती है। और सिक्की सोचते है क्या ये मेरे जैसे स्टूडेंट है जो स्कूल में बहुत ही सारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी तरफ और भी डेड बॉडीज वहाँ पर आती है और उनमें से मे के पेरेंट्स भी होते हैं। नर्स बताती है कि 30 से भी ज्यादा डेड बॉडीज यहाँ पर आ चुकी है और मैं भी वहाँ पर आ जाती है। वो अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी को देखकर बहुत ही रोने लगती है और ये देखकर सिक्की और कयोयो को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। कयोयो बताता है कि जब भी मैं इस तरह से मोमेंट को देखता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा दुख होने लगता है। दूसरी तरफ नाइटो सुबाकी से फाइट करने वाला होता है और तभी सुबाकी उससे कहता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट तो मिल ही चुका होगा। मैंने जिन डीमंस की डेड बॉडी तुम्हें भेजी थी उन सभी के अंदर मेरा ब्लैक मिस्ट छुपा हुआ है, जिससे कि मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ और तुम्हारे हिडन बेस को भी तबाह कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद नाइटो बहुत ही हैरान हो जाता है और इधर मे के फादर उठ जाते हैं और ये देखकर मे बहुत ही खुश हो जाती है। उसको लग रहा होता है कि उसके फादर जिंदा है, पर असल में उन्हें सुबाकी कंट्रोल कर रहा होता है। वो सीधा मे की गर्दन को पकड़ लेते हैं और ये देखने के बाद सिक्की और कयोयो दोनों मे को बचाने लगते हैं। कयोयो बताता है कि ये सब सुबाकी अपने पावर से कर रहा है। फिर सिक्की मे की आंखों को बंद कर देता है और इधर कयोयो मे के फादर के सर में ब्लेड्स घुसा देता है और उन्हें मार देता है। तभी कयोयो को पता चलता है कि बाकी के ज़ॉम्बी भी उड़ चुके होते हैं और मे की मॉम सिक्की को पकड़ लेती है और उसका गर्दन दबाने के लिए जा रही होती है, जिससे कि सिक्की को सांस में नहीं आ रहा होता है। और जैसे ही कयोयो को उसकी मदद करने के लिए जा रहा होता है तभी कुछ और ज़ॉम्बीज आकर उसको पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ बाकी के ज़ॉम्बी सपोर्ट यूनिट पर अटैक करने लगते हैं और सपोर्ट यूनिट को फाइट करना नहीं आता, इसलिए वो उन ज़ॉम्बीज का सामना नहीं कर पा रहे होते हैं और ज़ॉम्बी पेशेंट पर अटैक कर रहे होते हैं। इधर सिक्की की हालत बहुत ही खराब हो रही होती है और मैं अपनी मॉम से सिक्की को छोड़ने के लिए कह रही होती है और उसको ये बात पता नहीं होती कि उसकी मॉम असल में अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। और सिक्की उसको ये बात समझा रहा होता है पर मैं उसकी बात को नहीं सुन रही होती है। और जैसे ही कयोयो उसकी मदद करने के लिए आ रहा होता है ज़ॉम्बी उसको भी गिरा देता है और फिर सिक्की अपने पास से एक गन निकालता है। वो गन सिक्की को नाइटो ने दी थी। नाइटो ने सिक्की से कहा था कि अभी तुम अपने डीमन ब्लड का ठीक से यूज नहीं कर पाती हो, इसलिए तुम अपनी सेफ्टी के लिए इस गन का यूज कर सकते हो और इस गन के अंदर जो बुलेट्स है वो तुम्हारे ब्लड से बने हैं। फिर सिक्की मे को पकड़ लेते हैं और उसकी आंखें बंद करने के बाद वो सीधा मे की मॉम को मार देता है। उसके बाद सिक्की बाकी के ज़ॉम्बीज को भी अपनी गन से शूट करके मार देता है और कयोयो को बचा लेता है। कयोयो सिक्की से कहता है कि
सपोर्ट यूनिट इन सभी ज़ॉम्बी से नहीं लड़ सकते, इसलिए मैं सभी पेशेंट को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम बाकी सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर दो। और इधर बाकी के स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिक्की आता है और उन सभी को मारने लगता है। और ये देखने के बाद जिन भी अपने डीमन ब्लड का यूज करता है, वो उन सभी को अपने चैंसों से मारने लगता है। और सिक्की सोच रहा होता है कि उसको इन डेड लोगों को मारना पड़ रहा है जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन इस समय वो सभी यहाँ पर बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए इन्हें मारना ही सही डिसीजन होगा। और उसके बाद वो सभी मिलकर सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। इधर नाइटो सुबाकी पर अटैक करता है, लेकिन सुबाकी डेड बॉडीज को सामने ले आता है जिससे कि वो अटैक से बच जाता है। फिर सुबाकी अपने पेट मोस्टर को आगे भेजता है और वो नाइटो पर अटैक करता है, लेकिन नाइटो उससे बच जाता है। सुबाकी बताता है कि ये मोस्टर तुम सभी को हरा देगा और नाइटो कहता है कि ये भले ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये अकेले हम सभी से नहीं जीत सकता है। और वैसे भी इस समय हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम उन्हें यहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। और सुबाकी नाइटो से कहता है कि यहाँ से कोई भी डीमन बचकर नहीं जाने वाला है। इतना कहने के बाद वो युगिमी से अपना प्लान शुरू करने के लिए कहता है। युगिमी अपने पावर का यूज करके नाइटो और बाकी सभी डीमन को बैरियर में बंद कर देती है। सुबाकी नाइटो से कहता है कि तुम सब इसमें ट्रैप हो चुके हो और अब मैं सीधा तुम्हारे सेक्ट बेस में जाकर बाकी के डीमंस को भी खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और युमिगी से कहता है कि तुम उस मोस्टर को उस बैरियर के अंदर भेज दो। युमिगी उस मोस्टर को बैरियर के अंदर भेज देती है और उसके बाद वो मोस्टर अंदर जाकर खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। नाइटो ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जैसे ही वो मोस्टर ब्लास्ट होता है तो वहाँ आसपास बहुत ही तबाही होती है। युमिगी सुबाकी से कहती है कि शायद से नाइटो इस ब्लास्ट से बच गया होगा, इसलिए हमें उसको जाकर खत्म कर देना चाहिए। पर सुबाकी मना कर देता है और कहता है कि इस ब्लास्ट में मेरी यूनिफॉर्म खराब हो जाएगी, इसलिए हमें वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सिक्की और उसके दोस्तों ने मिलकर सभी ज़ॉम्बीज को मार दिया होता है और कईयों को बताता है कि मैंने सभी पेशेंट और नर्स को सेफ जगह पर भेज दिया है। इधर मैं अपने पेरेंट्स को मरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होती है और सिक्की उसके पास आता है और मैं से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को शूट किया था, जिस पर मैं सिक्की से कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और वैसे भी मेरे पेरेंट्स हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर भागते रहते थे। उन्हें किसी चीज से बहुत ही डर लगता था और इसी कारण से मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाया और ना ही मेरा कोई दोस्त था। सिक्की अपने पास्ट को याद करने लगता है जहाँ पर वो मोमोतारो को हीरो मानता था, लेकिन अब सच जानने के बाद सिक्की कहता है कि अगर उन्हें मारने के लिए मुझे विलन बनना पड़ा तो मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा और वो मैं से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह बनाऊंगा। दूसरी तरफ कयोको जिन से पूछते क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, पर वो मना कर देता है। इधर इकारी जीजू से कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए और जीजू उसको बताता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज ने अटैक किया है, इसका मतलब मोमोतारो के लोग यहाँ पर अभी अटैक करने के लिए आ रहे होंगे। और उसके बाद अपने ब्लड का यूज करता है। जीजू बताता है कि मैं अपने ब्लड का यूज करके 5 किलोमीटर एरिया को डिटेक्ट कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि मेरे पास कोई मोमोतारो तो नहीं है। उसकी ये पावर को देखकर इकारी भी बहुत ही हैरान हो जाता है और तभी जीजू को कुछ सेंस होता है। दूसरी तरफ सुबाकी और युमिगी दोनों ने उस ओल्ड लेडी को मार दिया होता है और युमिगी ने सीक्रेट बेस का रास्ता भी ढूंढ लिया था। सुबाकी अपने एजेंसी में कॉल करता है और वो कहता है कि मैंने जिन मोस्टर को बनाया है तुम उन्हें मेरी लोकेशन भेज दो। फिर सुबाकी एक डीमन का नाम पूछने लगता है जिससे कि उसको पकड़ना है और सोचने लगता है कि नाइटो खुद उससे फाइट करने के लिए आ गया था, इसका मतलब वो उससे कुछ छुपा रहा है। और युगिमी सुबाकी से कहती है कि टनल बहुत ही बड़ा है, शायद से नीचे बहुत ही सारे डीमंस होंगे और हमें वहाँ जाने से पहले प्लान बनाना चाहिए। सुबाकी अंदर जाने लगता है और कहता है कि हमें डीमंस को मारने से पहले उसका नाम पूछना चाहिए क्योंकि मैं सिक्की नाम के एक डीमन को ढूंढ रहा हूँ। और युगिमी उससे पूछती है कि हमें उस डीमन को क्यों ढूंढना है। फिर सुबाकी उसको बताता है कि वो डीमन बहुत ही रेयर है और मैं उस पर रिसर्च करने वाला हूँ, इसलिए हमें उस डीमन को जिंदा पकड़ना चाहिए। इसके बाद हम मोमोतारो और डीमंस की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उसके बाद कयो है जिन को एक दूसरे रूम में लेकर जाता है जहाँ पर सभी डीमंस की डेड बॉडीज होती है और वो जिन से कहता है कि तुम मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, पर वो कोयोया से कुछ भी नहीं पूछता और कोयोया जिन से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी कोयोया को कुछ फील होता है और जैसे ही वो पीछे देखता है तो सुबाकी उस पर अटैक कर देता है। सुबाकी कोयोया से कहता है कि मैं तुम्हारे हार्ट पर अटैक करने वाला था लेकिन तुम बच गए और उसको वहाँ देखने के बाद जिन अपने ब्लेड्स निकाल लेता है। वो सुबाकी पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है पर युगिमी उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने बैक मिस्ट का यूज करके उसके हाथ को तोड़ देती है जिससे कि वो अपने हाथों का यूज भी नहीं कर पा रहा होता है। और कोयोको जिनसे कहते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम इन्हें हरा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा।
और बैकअप लेकर आना होगा। जिन कयोया की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। सुबाकी युगिमे से कहता है कि तुम इस पूरे बेस पर बैरियर लगा दो जिससे कि कोई भी इसके बाहर ना जा सके। हम इन सभी डीमंस को यहीं पर ही खत्म कर देंगे। और कयोया समझ जाता है कि योमिगी अपने पावर्स का यूज करके बैरियर बना सकती है। वो सोच रहा होता है कि नायोटो और बाकी सभी डीमंस यहाँ पर बैकअप के लिए आते ही होंगे, इसलिए मुझे इन्हें रोक कर रखना होगा। पर कयोया को ये बात पता नहीं थी। वो सुबाकी से फाइट नहीं कर सकता था और शायद से यहाँ पर उसकी मौत भी हो सकती है। फिर कयोया अपने पास से एक पॉइजन इंजेक्शन निकालता है और वो उसका यूज करने वाला होता है कि तभी सुबाकी उसके गर्दन पर अटैक कर देता है। कयोया को पता नहीं चलता है और उसके गर्दन पर कट लग जाता है जिससे कि उसको बहुत ही ज्यादा ब्लड बाहर आने लगता है। कयोया वहीं पर गिर जाता है और वो मरने की हालात में होता है। वो सुबाकी से कहता है कि मेरी लास्ट विश है कि मेरी मौत किसी लड़की के हाथों में हो। पर सुबाकी उसकी लास्ट विश को नहीं मानता और वो उसको मारने के लिए जा रहा होता है। तभी उसको फील होता है कि बैरियर के अंदर उसके मोस्टर आ चुके हैं, इसलिए वो युगिमे से उन्हें अंदर भेजने के लिए कहता है और वो सभी मोस्टर अंदर आ जाते हैं। उनमें से एक अपने मुंह से एक बहुत ही बड़ा सा बॉक्स निकालता है और उस बॉक्स को देखकर सुबाकी बहुत ही खुश हो जाता है। वो सभी मोस्टर से कहता है कि तुम इस बॉक्स को उठाकर आगे चलो। और इधर दूसरी तरफ जिन ऊपर से अपने सभी दोस्तों को ढूंढ रहा होता है। वो देखते है कि रूम में बहुत ही सारा खून पड़ा है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर वो दूसरे रूम में आ जाता है जहाँ पर उसके सभी दोस्त होते हैं और जिन उससे पूछते हैं कि तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। सिक्की बताता है कि वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे लेकिन सभी एग्जिट पर बैरियर लगे हुए हैं। जीजू ने अपने पावर से डिटेक्ट कर लिया था कि यहाँ पर मोस्टर और मोमोतारो के लोग आ रहे हैं, इसलिए हमने सभी पेशेंट को यहाँ से सेफ जगह पर ट्रांसफर कर दिया। फिर कियूना कहते कि हमें बाहर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए, पर नर्स बताते कि उसने सभी रास्ते पहले से ही चेक कर लिए, वो सब के सब बंद है। और सिक्की जिन से कयोया के बारे में पूछता है। जैसे जिन उसको कुछ बता पाता वहाँ पर एक और मोस्टर आ जाता है। वो अकेला सीधा एक स्टाफ मेंबर को मारकर खा जाता है और उसको देखने के बाद सभी वहाँ से भागने लगते हैं। जिन सिक्की को मे के साथ रहने के लिए कहता है और फिर कुछ देर के बाद सुबाकी और युमिगी हॉल में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। सुबाकी मोस्टर से कोफेन नीचे रखने के लिए कहता है। फिर वो उन सभी को ऑर्डर देता है कि तुम सिक्की को जिंदा पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ और उसके अलावा सभी को खत्म कर देना। वो सभी मोस्टर सिक्की को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और युगिमी सुबाकी से पूछती है क्या तुम उनके साथ नहीं जाने वाले हो, जिस पर सुबाकी बताता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। और दूसरी तरफ कयूना अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढ रही होती है क्योंकि उस यूनिफॉर्म में ठीक से मूव नहीं कर पा रही होती है। और इधर रुकोरो नीचे आ रहा होता है, उसको बहुत ही डर लग रहा होता है और वो कियूना से पूछते कि तुम आखिर यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कियूना रुकोरो के पास आती है और उससे कहती कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी उन्हें वहाँ पर एक मोस्टर की आवाज सुनाई देती है। कियूना रुकोरो से कहती है कि तुम जाकर उस अलमीरा में छुप जाओ। रुकोरो उसकी बात मान लेता है। फिर उनमें वो मोस्टर आ जाता है और वो कियूना से पूछते कि क्या तुम्हारा नाम सिक्की है, जो सुनकर कियूना गुस्सा हो जाती है और उससे कहती कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। और मोस्टर कयूना से कहता है कि तुम्हें मरना होगा। इतना कहने के बाद वो कयूना पर अटैक करता है, लेकिन कयूना उसके सभी अटैक को डॉज कर लेती है। उसके बाद कयूना अपने ब्लड का यूज करके अपने हाथों को स्ट्रॉन्ग बना लेती है। वो उस मोस्टर के सभी अटैक से बचते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। इधर कोरु बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और डर के मारे बेहोश ही हो जाता है। इकारी के रूम में एक मोस्टर आ जाता है और वो उससे पूछते है कि तुम सिक्की हो क्या, जिस पर इकारी उससे कहता है कि तुम मुझे उस बेवकूफ से कंपेयर मत करो। दूसरी तरफ जिन कयोया को ढूंढ रहा होता है और सिक्की मे को लेकर गार्डन में आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों छुप जाते हैं। और इधर रोकरू को जब होश आता है तब उसको लगता है कि मोस्टर वहाँ से जा चुका है, इसलिए वो बाहर आता है, पर उसके सामने ही मोस्टर होता है और उसको देखने के बाद रोकरू बहुत ही डर जाता है। कयूना उस मोस्टर को अपने पास बुलाती है और मोस्टर कयूना की बात मान रहा होता है। ये देख रोकरू भी मान जाता है और कयूना उस पर लगातार अटैक करना शुरू कर देती है। ये देख रोकरू को भी बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि कयूना के पास कुछ खास पावर्स हैं जिनकी मदद से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और कयूना शुरू से इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा फेमस भी थी, लेकिन कयूना लोगों को लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर पोसेसिव हो जाती थी, जिस वजह से उसका कोई भी पार्टनर नहीं होता है। इधर कयूना उस मोस्टर को मार देती है और उसके बाद वो कयूरू के पास आती है और रोकरू से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर वो रोकरू के लिए एक बेड रेडी करती है और उसको वहाँ पर पास सुलाने लगती है और रोकरू से कहती है कि तुम्हें कोई चीज की भी जरूरत होगी तो तुम मुझे बता देना। फिर वो रोकरू के लिए खाना बनाने के बारे में सोचती है और किचन ढूंढ रही होती है। इधर रोकरू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये भला मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है, यार मेरे को तो पागल हो जाना चाहिए। तभी उसको लगता है कि शायद से मुझे अपने ट्रैप में फंसाना चाहती है। जब मोस्टर यहाँ पर आएगा तो ये मुझे ट्रैप करके यहाँ से भाग जाएगी। ये सोचकर ही उसको बहुत ही डर लगने लगता है। और दूसरी तरफ वो नर्स एक मोस्टर को देखकर भाग रही होती है, लेकिन वो मोस्टर उसको मार देता है और कयूना की तरफ बढ़ रहा होता है। उस मोस्टर को देखने के बाद रोकरू बहुत ही डरने लगता है और कयूना उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है।
उस मोस्टर को देखने के बाद कयूना गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो मोस्टर कयूना पर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर कयूना उसके अटैक को डोज करने लगती है। कयूना को पता चल जाता है कि ये मोस्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इधर रोकरू वापस से चुप हो जाता है। कयूना अपने आयरन फर्स्ट का यूज करके उस मोस्टर पर अटैक करने जाती है, लेकिन वो मोस्टर बहुत ही फास्ट होता है। वो कयूना के अटैक से बच जाता है और कयूना पर अटैक करता है। कयूना के शोल्डर पर चोट लग जाती है और उसके बाद वो कयूना को पकड़ लेता है और इधर उधर पटके जा रहा होता है। कयूना की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी होती है और इधर ये सब देख कर रोकरू और ज्यादा डर रहा होता है। वो मोस्टर लगातार कयूना के फेस पर अटैक कर रहा होता है और रोकरू कयूना की मदद करने के बारे में सोचे जा रहा होता है, क्योंकि कयूना ने उसको बचाया था। फिर रोकरू अपना पास्ट याद करता है, जहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड लुलू के साथ एक गाँव में रहता था। रोकरू जब लुलू के साथ होता था तब उसको किसी भी चीज का डर नहीं था। वो सबसे बहुत ही कूल गाय था। वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन लुलू बहुत ही बीमार रहती थी, जिस वजह से रोकरू उसको शहर में इलाज करने के लिए नहीं लेकर जा सकता था। इसलिए वो गांव के ओनी डॉक्टर के पास लुलू को लेकर जाता है। रोकरू लुलू से कहता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगी और उनकी लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही होती है। लेकिन वहाँ पर मोमोतारो एजेंसी के लोग आ जाते हैं और उस ओनी डॉक्टर को मार देते हैं। रोकरू और लुलू दोनों बच जाते हैं और रोकरू लुलू से कहता है कि मैं तुम्हारे इलाज के लिए दूसरे गाँव से डॉक्टर लेकर आता हूँ, और लुलू मना कर देती है और रोकरू से कहती है कि तुम सबसे ज्यादा कूलेस्ट गाय हो और तुम कभी मत बदलना। इतना कहने के बाद वो मर जाती है और ये देखकर रोकरू बहुत ही सैड हो जाता है। उसके अंदर अब जीने की उम्मीद भी नहीं बची होती और उसके बाल व्हाइट हो गए होते हैं। फिर रोकरू लुलू के लास्ट वर्ड को याद करता है और इधर जैसे ही वो मोस्टर कयूना को मारने वाला होता है तभी रोकरू उसको बचा लेता है और कहता है कि अगर आज लुलू मुझे इस सिचुएशन में देख रही होती तो वो बहुत ही ज्यादा निराश होती। और उसके बाद रोकरू अपने ब्लड का यूज करके लुलू को बनाता है। फिर वो दोनों मर्ज हो जाते हैं और रोकरू पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो उस मोस्टर के सभी अटैक को आसानी से डोज कर लेता है और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। रोकरू के अटैक बहुत ही तेज होते हैं और वो मोस्टर उस अटैक को रोक भी नहीं पा रहा होता है। रोकरू अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है जब वो लुलू के साथ फेस्टिवल में डांस करता था। रोकरू अपने ब्लेड्स का यूज करके उस मोस्टर को पूरी तरीके से काट देता है। इधर सिक्की और मैं भी गार्डन में छुपे हुए होते हैं और मैं कहती कि उसको भी अपने पेरेंट्स के साथ मर जाना चाहिए था, जिस पर सिक्की उसको बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, इसलिए तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती हो। और वैसे भी मैं उस आदमी को जरूर खत्म कर दूंगा जिसने कि तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। और वो मैं से कहता है कि तुम्हें सबसे पहले मुझे चीयर करना होगा, क्योंकि इस समय मैं उन मोमोतारो से फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। इधर नाइटो को होश आ जाता है और अपने साथ वाले डीमन से पूछते हैं कि मैं कितने टाइम से बेहोश था, जिस पर वो बताते हैं कि आप 15 मिनट से बेहोश थे। और नाइटो ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। डीमन नाइटो से कहता है कि आप हमें प्रोटेक्ट करने की वजह से बेहोश हो गए, और अगर आपने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो आप अकेले उस मोस्टर को खत्म कर देते हैं। और फिर नाइटो टेंपल की ओर जाने लगता है। वो कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स इस समय प्रॉब्लम में होंगे और मुझे उन्हें बचाना जाना होगा। इधर से कि सुबाकी के सामने आ जाता है और वो सुबाकी से पूछता है कि क्या तुम ही सुबाकी हो जो कि डेड बॉडीज को कंट्रोल कर रहा था। सुबाकी सिक्की की बात सुनने से पहले ही उसका नाम पूछता है और सिक्की उसको अपना नाम बता देता है। सुबाकी सिक्की का नाम सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो उससे कहता है कि मैं ही सुबाकी हूँ। सिक्की गुस्से में सुबाकी से कहता है कि तुम भला डेड बॉडीज को कंट्रोल करके इतना बुरा काम क्यों कर रहे हो, जिस पर सुबाकी उससे कहता है कि तुम डीमन होकर इंसानों की तरह बात कर रहे हो और ये हक सिर्फ मोमोतारो को है। सिक्की उसकी बात सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी गन निकालता है। वो सुबाकी से कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ जिन कयोया को ढूंढने के लिए टनल में आ जाता है, जहाँ पर उसके सामने युगिमी आती है और जिन से कहती है कि तुम उस प्लेबॉय डॉक्टर को ढूंढ रहे हो तो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरे बॉस ने उसको पहले ही खत्म कर दिया। और जिन ये सुनने के बाद युगिमी से कहता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर बस मोमोतारो को खत्म करने के लिए आया हूँ। और इतना कहने के बाद जिन अपने ब्लेड्स निकाल लेता है और सीधे योमिगी पर अटैक करता है, लेकिन योमिगी अपने बीरर का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है और जिन से कहती है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ सुबाकी अपने अटैक से सिक्की का गन नीचे गिरा देता है और सिक्की से कहता है कि अगर तुम मुझे इस टॉय से हराने के बारे में सोच रहे हो तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और ये सुनने के बाद सिक्की भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो अपने ब्लड का यूज करके एक गन बनाता है और सुबाकी भी उसकी पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। सिक्की उस पर अटैक करता है। वो याद करता है कि नाइटो ने उसको अपनी पावर यूज करने से मना किया था, क्योंकि सिक्की अभी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और सिक्की के उस अटैक से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरे होल को तोड़ देता है। और ये अटैक देखकर सुबाकी बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। वो सोचता है कि सिक्की उसके रिसर्च के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और सिक्की उससे कहता है कि इस बार तुम नहीं बच पाओगे। उसके बाद सुबाकी उसको फैन के अंदर से एक डेड बॉडी को बाहर निकालता है, जो कि एक मोमोतारो की होती है। ये देखकर सिक्की बहुत ही हैरान हो जाता है और सुबाकी से कहता है कि तुम इतने बुरे हो कि तुमने अपने लोगों को ही ज़ॉम्बी बना दिया, अब तुम उसका यूज भी फाइट में ही कर रहे हो। और सुबाकी उससे कहता है कि तुम इस बात को कभी भी नहीं समझोगे, ये मोमोतारो असल में
डीमंस को खत्म करना चाहता था। इसलिए इसने डिसीजन लिया है कि मरने के बाद भी इसकी पावर का यूज डीमन को मारने के लिए किया जाएगा। वो मोमोतारो सिक्की पर अपनी ग्रेविटी पावर का यूज करके उसको नीचे गिरा देता है और सुबाकी उसको बताता है कि मैं उन सभी की पावर को भी यूज कर सकता हूँ जिसे मैंने अपना पपेट बनाया, और वो सिक्की पर अटैक किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ नाइटो वहाँ टनल में आ जाता है, पर वहाँ पर लगे बैरियर को देखने के बाद नाइटो कहते हैं कि अंदर जाने के सभी रास्ते बंद है। अगर मैंने दीवार को तोड़ने की कोशिश की तो ऊपर आए सभी टूरिस्ट की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए मैं हमें कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। फिर वहाँ पर जीजू आ जाता है और नाइटो से कहता है कि हमने सभी पेशेंट को सेफ जगह पर भेज दिया है। फिर वहाँ पर होमेर आ जाती है और उसको बहुत ही डर लग रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर मदद करने के लिए आई होती है। होमेर को वहाँ पर देखकर जीजू उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और नाइटो उसको ये सब करने से मना कर रहा होता है, जिस पर जीजू नाइटो से कहता है कि मेरी एज के सभी स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वो किसी लड़की को डेट करें। उसकी बातें सुनने के बाद नाइटो सोचने लगता है कि पहले मुझे ये लड़का बहुत ही नॉर्मल लगता था, लेकिन शायद से उसको पढ़ना ही सबसे मुश्किल है। फिर नाइटो एक प्लान सोचता है। वो उन सभी से कहता है कि हम होमेर की पावर का यूज करके यहाँ पर लैंडस्लाइड करवाएंगे, जिससे कि सभी टूरिस्ट डर जाएंगे और बाकी सभी उन्हें यहाँ पर भेज देंगे। फिर वो सभी अपना प्लान शुरू कर देते हैं और होमेर और नाइटो दोनों जंगल में आ जाते हैं। जीजू भी टेंपल के ऊपर आ जाता है और सभी डीमंस भी अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। नाइटो होमेर से अपनी पावर को यूज करने के लिए कहता है, पर होमेर बहुत ही डर रही होती है। वो नाइटो से कहती है कि मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, और नाइटो उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पर होमेर फिर भी डर नहीं रही होती है और नाइटो प्लान कैंसिल कर देता है और होमेर से कहता है कि हमें एकेडमी से जाना होगा। जो सुनकर होमेर रोने लगती है और फिर नाइटो उससे कहता है कि सभी का एक बुरा पास्ट होता है, वो सभी इस एकेडमी में अपने आप को चेंज करने के लिए आए हैं। और वो होमेर से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर किस रीजन से आई हो। होमेर नाइटो को बताते हैं कि मैं अपने ब्लड को कंट्रोल करना सीखना चाहती हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। उसके बाद होमेर अपने ब्लड का यूज करके वो बड़ा सा मोस्टर बनाती है और वो नाइटो पर अटैक करना शुरू कर देता है। नाइटो उसके अटैक को डॉज करने लगता है और उस अटैक की वजह से वहाँ पर लैंडस्लाइड होने लगता है। सभी टूरिस्ट को लग रहा होता है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया है और बाकी के डीमन सभी टूरिस्ट को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जीजू अपनी पावर से चेक करके नाइटो को बताता है कि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, और ये सुनने के बाद नाइटो सीधा होमेर के पास आता है। वो उसको बेहोश कर देता है और कहता है कि तुम्हारा काम पूरा हुआ। दूसरी तरफ जीजू युगोमी से फाइट कर रहा होता है और युमिगी जिन को एक बॉक्स में ट्रैप कर देती है। वो उस बॉक्स को छोटा किए जा रही होती है, लेकिन जिन उस बॉक्स को तोड़कर बाहर आ जाता है। वो युमिगी से कहता है कि मैं इस छोटी जगह में भी रह चुका हूँ और उस जगह के कंपेयर में ये बहुत ही बड़ी है। फिर वहाँ पर इकारी आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस बेकार से मोस्टर का यूज करके मार सकते हो। जिन इकारी से कहता है कि मैं अभी इस मोमोतारो से लड़ने में बिजी हूँ, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। ये सुनकर इकारी गुस्सा हो जाता है और जिन से कहता है कि इस मोमोतारो से मैं फाइट करूंगा, और वो गुस्से में सीधा युगिमी पर अटैक करता है। उसका अटैक युमिगी को लग जाता है और युगिमी देखती कि इकारी बहुत ही फास्ट है और शायद ये उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। फिर हमें इकारी की पावर्स के बारे में पता चलता है कि गुस्से में उसका ब्लड किसी भी तरह का वेपन बन जाता है। इकारी अपने पावर्स का यूज दिन में सिर्फ 3 बार ही कर सकता है और इधर नाइटो उस बैरियर को तोड़ देता है। इकारी नाइटो को वहाँ पर देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे इस फाइट में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, और नाइटो को बीच में आने से मना कर रहा होता है, लेकिन नाइटो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो युगिमी से कहता है कि अब तुम यहाँ पर फंस चुके हो और अच्छा यही होगा कि तुम सरेंडर कर दो। इकारी उसकी बात सुनने के बाद हंसने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें सही में लगता है कि मैं यहाँ पर सरेंडर करूंगी, मैं यहाँ के सभी डीमंस को खत्म कर सकती हूँ। और दूसरी तरफ सिक्की सुबाकी के अटैक से बच जाता है। इधर सुबाकी भी वहाँ से जाने वाला होता है और सिक्की को समझ में आ जाता है कि सुबाकी की पावर से लिमिटेड टाइम तक ही काम करती है। वो अपनी गन का यूज करके उस फायर पर करता है, लेकिन सुबाकी उस अटैक को रोक देता है। वो सिक्की से कहता है कि मैं भी इस तरह का अटैक कर सकता हूँ, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अटैक सिक्की पर करता है, जिससे कि सिक्की के ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। और सुबाकी ये देखने के बाद सिक्की से कहता है कि तुम बहुत ही वीक हो, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम किस हिन के बेटे हो। सिक्की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि सुबाकी किसके बारे में बात कर रहा है। फिर सुबाकी उसको बताता है कि किसी डीमन की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन था और तुम उसके बेटे हो। इधर में भी सिक्की को ढूंढने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ हम सेमीरेड को देखते हैं जो कि एजेंसी में वापस आ गया होता है। फिर वहाँ पर उसकी न्यू असिस्टेंट हिना अपना इंट्रो देती है और उसकी ड्यूटी अब HQ में लग चुकी होती है। वो सेमीडेड के साथ काम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है क्योंकि उसने सेमीडेड के बारे में बहुत ही कुछ सुना था। सेमीडेड उससे कहता है कि मुझे अकेले काम करना बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें अपने टीम में नहीं रख सकता हूँ। जिस पर हिना सेमीडेड से कहती कि मोमोतारो एजेंसी का रूल है कि सभी मेंबर्स को साथ में मिलकर काम करना पड़ता है। फिर हिना सेमीडेड से किसिन के बारे में पूछती है और सेमीडेड उसको बताते कि किसिन असल में सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन किंग था। उसने एक बार के लिए पूरे मोमोतारो एजेंसी को ही खत्म कर दिया था और किसिन के बहुत ही सारे बच्चे भी थे। जो सुनकर हिना कहती किसिन के बच्चों ने आगे चलकर और उन्हीं को जन्म दिया और इनसे उनकी पॉपुलेशन बढ़
बढ़ गई। सेमी रेड बताता है कि किसिन के बच्चों के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर थी और उन्होंने ये पावर किसिन से इनहेरिट की होती है। हिना सेमी रेड की बात समझ जाती है और कहती है कि किसिन की पावर हर बच्चे में नहीं होती, वो कुछ ही ओनी चाइल्ड में होती है। और तभी वहाँ पर सीनिया आ जाता है। वो भी मोमोतारो एजेंसी में एक कैप्टन रैंक पर होता है और वो हिना को बताता है कि मोमोतारो और ओनी के बीच में लड़ाई बहुत ही सालों से चलती आ रही है। जब भी मोमोतारो डीमंस को खत्म करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर हर बार कोई न कोई किसिन का चाइल्ड आ ही जाता है। यही कारण है कि मोमोतारो और ओनी के बीच की फाइट इतने सालों से चल रही है और अगर किसिन के बच्चे बीच में न आए तो हम डीमंस को कब का खत्म कर देंगे। और हिना बताते है कि डीमंस असल में ह्यूमन के बीच में ही छुप कर रहते हैं। मोमोतारो और डीमंस के बारे में हम ह्यूमंस को कुछ भी नहीं पता और उनसे ये बात छुपा कर रखी जाती है, जिस पर सिन्या उसको बताती है कि यहाँ की गवर्नमेंट असल में मोमोतारो को सपोर्ट इसलिए करती है क्योंकि हम उन्हें डीमन से बचाते हैं, पर वो हमें डीमन ब्लड का यूज करके मेडिसिन बनाने के लिए फोर्स करते हैं। और असल में पॉलिटिशियन हमें इसलिए इतना सपोर्ट करते हैं क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। फिर सिन्या सेमी रेड से कहता है कि तुम्हें शायद रिटायर हो जाना चाहिए, उस सिक्की से फाइट करते टाइम तुमने अपना एक हाथ खो दिया, अब तुम्हें ट्रेन ड्यूटी पर जाना चाहिए और सिक्की को मारने का काम मैं करता हूँ, जिसके बाद मुझे प्रमोट किया जाएगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और सभी सेमी रेड उससे कहते कि तुम किसिन के बच्चे को मार सकते हो, लेकिन सिक्की सिर्फ मेरा टारगेट है, इसलिए उसको मैं ही खत्म करूंगा। और दूसरी तरफ सुबाकी बताता है कि हर साल किसिन के 8 बच्चे उसकी पावर्स को इनहेरिट करते हैं, उनमें से एक तो तुम भी हो और देखा जाए तो तुम्हारी पावर उन सभी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है और तुम्हें मारने के ऑर्डर दिए गए, पर इस समय तुम बहुत ही वीक हो चुके हो और मैं तुम्हारे ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हें जिंदा पकड़ना होगा, चाहे मुझे तुम्हारा हाफ मर्डर ही क्यों न करना पड़े। और उसकी बातें सुनने के बाद सिक्की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने ब्लड का यूज करके गन बनाता है और सुबाकी पर फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन सुबाकी उसके सभी अटैक से बच जाता है। इधर सिक्की की बॉडी भी पूरी तरीके से थक चुकी होती है और उसने अपना बहुत ही सारा ब्लड भी खो दिया होता है। ये देखने के बाद सुबाकी सिक्की पर ग्रेविटी फोर्स डालने लगती है और तभी सुबाकी वहाँ पर मे को भी नोटिस कर लेता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर सभी डीमंस को मार दूंगा और साथ में उस बच्ची को भी जो कि छुपी हुई है। और ये सुनकर सिक्की बहुत ही हैरान हो जाता है और मे सामने आ जाती है और सुबाकी से पूछती है तुमने पेरेंट्स को भी इसी तरीके से मारा था ना, जिस पर सुबाकी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स याद नहीं है और वैसे भी मैंने बहुत ही सारे डीमंस को खत्म किया है। मैं बताते कि उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और तुम लोगों ने उन्हें मार दिया। इधर से मे को भागने के लिए कह रहा होता है और मे का नाम सुनने के बाद सुबाकी को याद आता है। वो बताता है कि तुम उन दोनों डीमंस की बेटी हो, वो दोनों मेरे से तुम्हारी जिंदगी के लिए भीख मांग रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत ही खुश हो गए, लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा था कि तुम दोनों को मारने के बाद मैं तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगा, तुम दोनों उसकी मौत को इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। और उसकी ये बात सुनने के बाद मे के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इधर ये सुनने के बाद मे को बहुत ही शौक लगता है। सिक्की उसकी बात सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो याद करता है कि वो अपने फादर को भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाया था क्योंकि उस समय वो बहुत ही वीक था, लेकिन इस बार वो किसी को भी मरने नहीं देगा और मे और सिक्की दोनों मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। इधर सुबाकी सिक्की पर और ज्यादा प्रेशर डाल रहा होता है, लेकिन सिक्की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सिक्की के अंदर से आग निकलने लगती है और ये देखकर सुबाकी बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर हमें पता चलता है किसिन के बच्चों में से कुछ एलिमेंटल पावर होती है, जैसे कि फायर, वाटर, थंडर, अर्थ, विंड, लाइट और डार्कनेस और आइस भी। किसिन के 8 बच्चों में 8 अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं और सिक्की के पास फायर एलिमेंट होता है। फ्लेम यूज करने वाले ओनी का नाम इनकी होता है और इधर सुकापी भी शिन की रियल पावर को देखता है। सिक्की उससे कहता है कि मुझे किसिन और उसके पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ। इतना कहने के बाद वो सुबाकी पर अटैक करता है और उसके अटैक करने के बाद कोट उसका जल जाता है। सुबाकी कहता है कि अगर ये अभी अपने फुल स्ट्रेंथ पर होता तो इसको हराना पॉसिबल नहीं था। सिक्की अपने ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, जिससे कि उसकी फायर चली जाती है और सुबाकी बताता है कि तुम्हारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, यहाँ तक कि तुमने अपना बहुत ही सारा ब्लड भी खो दिया है और इतना कुछ होने के बाद तुम इस स्टेट में फाइट नहीं कर सकते हो। उसके बाद वो दोबारा से सिक्की पर ग्रेविटी अटैक करने लगता है और इधर में सिक्की को इस हालत में देखकर रोने लगती है। सुबाकी उसे कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करने के बाद मे को भी मार दूंगा और उसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग अटैक सिक्की पर करने लगता है। इधर सिक्की भी अपने ब्लड से गन बना लेता है और सुबाकी उससे कहता है कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती हो, लेकिन सिक्की वापस से अपने यूनिफॉर्म में आ जाता है और वो सुबाकी पर अटैक करता है, जो देखकर सुबाकी बहुत ही हैरान हो जाता है। सिक्की सुबाकी को हरा देता है और फिर वो मे की तरफ देखता है और वो उससे कहता है कि हम दोनों ने मिलकर उसको हरा दिया। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।